नमस्कार साथियों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। चलिए, हिंदी वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। हम लोग का टॉपिक आज है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता से होती है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। सहायता से होता है। आइए देखते हैं। जैसे का प्लस आ, ये होगा का। इसमें आपको दिख रहा होगा आधा का है। इसमें स्वर वर्ण जोड़ने के बाद ये संपूर्ण क्या होता है, का। कोई व्यंजन हम लिखेंगे उसमें स्वर बिना स्वर की सहायता के नहीं आता। तो क्या है, इसकी परिभाषा हो गई, जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या है, व्यंजन है। व्यंजन, कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है ना। आइए देखते हैं कौन कौन से है। का, अंगा, चा, छा। इनको का वर्ण बोलते हैं। का वर्ग, ये का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया। इसमें कौन कौन से होंगे? चा छा, चा छा, जा, झा, इया। फिर होगा टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर होगा आपका ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ना। फिर होगा आपका पा, फा, बा, भा, मा। ये चा वर्ग होगा आपका, ये टा वर्ग होता है, इन्हें ता वर्ग बोलते हैं। ये आपका पा वर्ग। ठीक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अभी हम लोग हिंदी वर्णमाला आगे पढ़ेंगे। ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है ना, ये क्रम संख्या में पांचवा है। ये वर्ग है, का वर्ग है। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। तो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और ता वर्ग में ता, था, दा आता है, फिर धा आता है, फिर ना आता है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आता है। ठीक है ना। इसको कंठ बोलते हैं, इसको तालव्य, ये मूर्धा, ये आपका दंत्य, दंत्य, ये आपका ओष्ठ। इसका मतलब समझते हैं, जो आपका का वर्ग है इसका उच्चारण अगर हम करेंगे इसको कंठ बोलते हैं। ठीक, कंठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में कंठ की सहायता। अब बोलिए,
का, खा, गा, घा, अंगा। जोर किस पे पड़ रहा है? कंठ पे। इसको कंठ। और दूसरा क्या है? चा वर्ग। यह है तालव्य। तालव्य आप लोग समझते हैं, गले जो तारू होता है, तारू, तारू, तो तारू कौन सा होगा? जीभ, जो दांत होते हैं, दांत, दांत के पिछला हिस्सा मूर्धा होता है, मूर्धा के आगे ऊपर वाला हिस्सा तालु होता है। अब इसका उच्चारण करिए आप, ता, था, चा, छा, जा, झा, इया। तो तालु पे जीभ जो है स्पर्श करती है तालु पे। टावर के उच्चारण में मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? दंत, ऊपर के दांत का अंदर का ऊपर तालु से तालु और दांत के बीच का भाग, ये आपका मूर्धा होता है। इसको क्या कहिए? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो दांत और जो तालु है उसके बीच का भाग मूर्धा होता है, उससे इसका उस पर जोर पड़ता है। उसके बाद आपका ता वर्ग, इसको दंत बोलते हैं। दंत वर्ण, क्यों? इनका उच्चारण कहां से होता है? दंत की सहायता से होता है। क्यों? बोलिए। ता, था, तो जीभ का अगला हिस्सा किस पे स्पर्श करता है? ऊपर के दांतों पे। ता, था, दा, धा, ना, ये क्या हो गया? इनको दंत वर्ण बोलते हैं। दंत व्यंजन है ये। इनके उच्चारण में स्पर्श होता है जीभ दांत पे। ये हो गया पा, ये होता है ओष्ठ बोलते हैं, इसको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करिए, पा, फा, दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? पा, फा, बा, भा, मा। उच्चारण करिए, आपके ओठ दोनों स्पर्श करते हैं। ठीक, इनकी संख्या आपकी टोटल है 25। ठीक है ना? इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। किनको? इन 25 जो संख्या है, कावर, खावर, चावर, टावर, पावर। ठीक है ना? तो इनकी संख्या कितनी है? ये टोटल 25 है। व्यंजन हम लोग का 33 है, तो 25 है अभी ये। इसके बाद अभी आगे पढ़ेंगे, 8 व्यंजन अभी और है, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। ये जो पांचवा व्यंजन है, अंगा, इया, रा, ना, मा, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। क्या? पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर जिसको कहते हैं। ठीक है ना? ये नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नासिक के व्यंजन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके इनके उच्चारण में नाक से भी, जैसे इनका लगता है उच्चारण नाक से हो रहा है। बोलिए, अंगा, नाक से भी आवाज निकल रही है, इया, रा, ना, मा, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन। अभी हमने पढ़ा व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 33। अभी तक हमने कितने व्यंजन पढ़े? 25। अगला व्यंजन हम लोग का है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ठीक, इसके बाद आपके हैं ऊष्म व्यंजन। ये आपके हैं सा, 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 हा। ठीक है ना? अब ये कुल मिला के आपके कितने हो गए? 4 ये हुए, 4 ये हुए, तो कुल मिला के इनकी संख्या हो गई 8। तो 25 + 8 आपके हो गए 33। ये मेन कुल आपके 33 व्यंजन है। ठीक है ना? ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? अभी इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग अगली क्लास में अभी करेंगे आगे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब ऊष्मा, ऊष्मा गर्म। अब जो ये वर्ण है सा, सा, शा, हा, इनके उच्चारण अगर आप करिए स, श, श, ह, तो गले में घर्षण जैसी उत्पन्न होती है। तो घर्षण से ऊष्मा, हल्की सी गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में घर्षण के कारण थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें
अंतस्थ वो उस व्यंजन बोलते हैं। एक होता है अयोग वा, अयोग वा। कौन कौन से हैं ये? अंग है और आहा। जो ये दो हैं ये ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, ना ही व्यंजन। ऐसा क्यों कहा जा रहा? आप इनका उच्चारण करिए। अंग, अंग, इसमें स्वर का भी उच्चारण हो रहा है और व्यंजन का भी। सबसे पहले अंग का उच्चारण किए, अंग। आ भी आ रहा है, अंगा भी आ रहा है। आ अर्थात स्वर हो गया, अंगा अर्थात व्यंजन। तो इसलिए इनको ना तो स्वर कहा जाता है ना ही ये व्यंजन है, लेकिन इनको स्वरों के साथ रखा जाता है। अंग आहा को स्वरों के साथ रखा जाता है। अब आहा का उच्चारण करिए, आहा। तो उच्चारण में स्वर भी आ रहा है, व्यंजन भी आ रहा है। स्वर आ रहा है आ, आहा, हा आ रहा है। इसके उच्चारण में आ रहा है और हा आ रहा है, इसलिए ये ना तो स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। अब हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। संयुक्त व्यंजन, अब नाम से ही आप लोग को पता लग रहा होगा, संयुक्त मतलब दो व्यंजनों, दो व्यंजन वर्णों के योग से, के योग से। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? 4 है। अभी तक हमने पिछली क्लास में स्वर के बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन। तो व्यंजन वर्ड के बारे में विस्तृत अध्ययन आपको किया जा रहा है। जितनी भी चीजें आप लोग को बताई जा रही हैं, लेखपाल के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएसआई हो या पुलिस कांस्टेबल हो, परीक्षाओं में दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़िए। ठीक, कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना? ये पूछे जाते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से हैं और ये दो कौन से दो व्यंजन से मिलकर बना है, इसके बारे में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। जो आपका क्षत्रिय वाला छा बना है, ये आपका आधा का और सा के संयोग से बना है। आधा का और सा के संयोग से बना है। ठीक, उसके बाद आपका जो त्रा है, ये आपका आधा ता और पूरा रा से बना है। किसके संयोग से, किन दो वर्णों के संयोग से बना है? एग्जाम में इसका पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गलतियां बहुत होती हैं। त्रा तो समझ में आ रहा है, त्रा, आधा त्रा, उच्चार ता, आधा ता और रा। सबसे ज्यादा गलतियां होती है क्षत्रिय में, क्षत्रिय वाले छा में। क्यों? इसका होता है आधा का प्लस षटकोण वाला सा। इसके बाद आपका ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा कैसे बनेगा? जा, आधा जा प्लस इया। तो जो ज्ञा वर्ण बन रहा है, ये किसके संयोग से बन रहा है? जा के और इया के। इसमें भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है ना? ये आपको याद करना है क्योंकि प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इनसे। इसके बाद आपका है स्रा। अब इसका पता ही लग रहा है, स्रा, आधा सा और प्लस रा, ये आपका हो गया स्रा। इन दोनों का तो आप लोग निकाल लेंगे, त्रा का और स्रा का। ठीक है ना? किन दो वर्णों के हो रहा है? क्यों? सा, आधा सा और प्लस रा। इसका त्रा, आधा ता प्लस रा। कंफ्यूजन होती है छा में और ज्ञा में। इसका आधा का प्लस षटकोण सा होता है, आधा जा प्लस इया होता है। ठीक है ना? इसको आप जरूर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लेखपाल में भी पूछा जाता है। चलिए व्यंजन के बारे में आगे पढ़ते हैं। व्यंजन प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर
व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। ठीक, अब इसमें पहला कौन सा है? पहला पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या हुआ? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए, जीभ द्वारा स्पर्श करते हुए उच्चारण हो, तुम्हारा स्पर्श व्यंजन हुआ। ठीक, कौन कौन से? जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका का वर्ग, का वर्ग में क्या होगा? का, खा, गा, घा और आपका अंगा। फिर आपका चा वर्ग है। चा वर्ग क्या है? चा, छा, जा, झा और इया। फिर आपका टा वर्ग है। टा, हा, डा, ढा और अड़ा। फिर आपका ता वर्ग है। ता, हा, दा, धा और ना। फिर आपका पा वर्ग है। पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, जो का वर्ग है इनका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ को स्पर्श करते हुए होता है, ठीक है ना। कंठ को स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण होता है। आप उच्चारण करिए, का, खा, गा, घा, ये आपका कंठ पे स्पर्श करते हुए उच्चारण होता है। ठीक, ये आपका चा है, ये तालु को करिए, चा, छा, जा। जो कंठ से ऊपर, जीभ के ऊपर का हिस्सा है वो तालु है। ठीक, उसके बाद आपका टा है। टा ये मूर्धा को स्पर्श करता है, मूर्धा को उच्चार करिए, टा, ठा। मूर्धा क्या होगा आपका? जो ऊपर के अंदर के दांत हैं और तालु के बीच का जो खुरदरा भाग होता है वो आपका मूर्धा है। इनका उच्चार करिए, उनको स्पर्श करते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये आपके जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करता है। मूर्धा क्या है मैंने आपको भी बताया। ता वर्ग, ये आपको दंत को स्पर्श करते हुए, इसका उच्चार करिए, ता, था। तो ऊपर के दांत को अंदर स्पर्श करता है जीभ, ठीक है ना। ये आपका ता वर्ग हो गया, इसको इनको दंत वर्ग के बोलते हैं। इसके बाद आपका पा वर्ग, इनको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। कैसे? आप करिए, पा, फा, ओठ आपके परस्पर स्पर्श हो रहे हैं तो ये क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? स्पर्श व्यंजन। तो इनको ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है ना। ये अलग अलग भाग को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय कंठ में स्पर्श होता है, इनका तालु में, ये मूर्धा में, ये दंत में, ये ओष्ठ में, ठीक है। व्यंजन में हम पढ़ रहे थे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। पहला हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, अब दूसरा हम पढ़ेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पहले स्पर्श करेगा,
फिर संघर्ष, संघर्षी मतलब संघर्ष करते हुए उच्चारण होगा। संघर्ष का मतलब घर्षण की स्थिति होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय पहले स्पर्श की स्थिति होती है, पहले स्पर्श करते हैं कहीं ना कहीं किसी भाग पे, उसके बाद स्पर्श के बाद घर्षण की स्थिति होती है, घर्षण की स्थिति होती है। अब इनमें कौन कौन से स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके कौन कौन से हैं, इनके बारे में जान लीजिए। आपका चा, छा, जा और झा, ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब इनका आप उच्चारण करिए, चा, छा, जा, झा। उच्चार कर रहे हैं कि आपका तालु को स्पर्श करने के बाद कंठ से हल्की सी घरघराहट मतलब रुकावट जैसी स्थिति होती है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है। एग्जाम में आपके परिभाषा भी पूछी जाती है, कभी कभी आपके ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है। ऑप्शन दे देंगे, निम्न में से कौन सा स्पर्शी संघर्ष व्यंजन है, तो इनमें एक दे देंगे इनमें से और 3 अलग दे देंगे, तो वही पहचानना रहेगा। ये आपको अगर याद रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। अगला आपका है नासिक व्यंजन, नासिक के व्यंजन, ठीक है ना। अब नासिक के व्यंजन कौन से होंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए नाक से, नासिका से, नासिका संस्कृत वर्ड है नासिका, उसको हिंदी में नाक बोलते हैं, उससे वायु बाहर निकलती है, ठीक है ना। मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा बाहर निकलती है। कौन कौन से हैं, ये आपके अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। पीछे हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा जिनमें 25 शब्द हैं, 25 वर्ड हैं, जो का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, था वर्ग के हैं, ता वर्ग और पा वर्ग के हैं। उन पांचों वर्ग के पांचवें अक्षर, जैसे का अंगा पांचवा अक्षर, और चा वर्ग का या, अड़ा जो है क्या कहते हैं टा वर्ग का पांचवा अक्षर है, और ना जो है ता वर्ग का है, और मा आपका पा वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीक है ना। ये आपके नासिक के व्यंजन है। हमारा अगला व्यंजन है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। अभी पार्श्विक क्या होते हैं, पार्श्विक जो हम लोग गाल है पार्श्व, उनको स्पर्श करते हुए, गालों को, जो अंदर के गाल के भाग है उनको स्पर्श करते हुए, मतलब पार्श्व मतलब बगल, जो बगल के हिस्से हैं। कौन सा है, ला, ला आपका, ये आपका पार्श्विक व्यंजन है। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय पार्श्व, इसको बगल भी बोलते हैं, को स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए वायु बाहर निकलती है, वायु बाहर निकलती है, बोलिए स्पर्श करते हुए निकलती है। जैसे आप बोलिए ला, ला, तो ये आपके अंदर होते हैं, तो ये स्पर्श करते हुए, अंदर के दोनों भाग स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। ये आपका पार्श्विक व्यंजन हो गया।
इस एक ही है ला, आप याद कर लीजिए, आसान है। अगला आपका है लुंठित। लुंठित व्यंजन, ठीक है ना। लुंठित व्यंजन एक ही है आपका रा, यह आपका लुंठित व्यंजन है। इसकी परिभाषा समझिए, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय, ठीक है ना, लुंठित मतलब मुड़ना, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ऊपर मुड़ जाए, मुड़ने की स्थिति हो जाए, तो आपका लुंठित व्यंजन है। आप उच्चारण करिए रा का, रा, तो जीभ ऊपर जाके मुड़ जाती है, ठीक है ना, ये आपका लुंठित व्यंजन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला व्यंजन है उत्क्षिप्त। इसको द्विगुण भी बोलते हैं, इसको ताड़न जात भी बोलते हैं व्यंजन। कौन कौन से हैं? अड़ा और अढ़ा। यह आपका उत्क्षिप्त, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उत और छित। उत का मतलब होता है ऊपर, ऊपर उठना, और छित का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र या तेजी से नीचे गिरना। इन वर्णों के जब उच्चारण करते हैं इन वर्ण का, तो हमारी जो जिह्वा है तुरंत ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिर जाती है। उच्चारण करिए, अड़ा अढ़ा, तुरंत ऊपर उठ के तुरंत नीचे गिर जाना, इसीलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब इनको द्विगुण क्यों बोलते हैं? जो अड़ा और हा है, इसको दो तरीके से प्रयोग करते हैं। पहले तरीके का प्रयोग कैसे करते हैं? नुक्ता रहित। इसका प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, ठीक है ना, कोई शब्द होगा उसके आरंभ में इसका प्रयोग होगा। जैसे आपका डाल हो गया, ढोल हो गया, ढक्कन हो गया, ठीक, डालडा हो गया। किसी शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग होगा तो बिना नुक्ता के प्रयोग होगा, और शब्द के मध्य या अंत में, किसी शब्द के मध्य या अंत में इसका प्रयोग होगा तो नुक्ता सहित होगा। जैसे उड़ना, शब्द के मध्य प्रयोग हो रहा तो नुक्ता लग जा रहा तो उड़ना हो गया। उड़ान हो गया, पढ़ना हो गया। अड़ा का प्रयोग हुआ मध्य में, पढ़ना हो गया, पढ़ाई हो गई। जो अड़ा ओढ़ा है, इस शब्द के आगे पीछे, शब्द के क्रम में के हिसाब से इनका दो तरीके से प्रयोग होता है, इसलिए इनको द्विगुण कहा गया है। शब्द के आरंभ में बिना नुक्ता के प्रयोग होगा, और किसी शब्द के मध्य अंत में नुक्ता सहित प्रयोग होगा। तो इसका उपयोग दो तरीके से होता है, इसलिए इसको द्विगुण बोला जाता है। अगला आइए, ताड़न जात। अब ताड़न और जात, इसका मतलब हुआ जैसे कोई तार है, कोई तार हो और उसको खींच के छोड़ दिया जाए, उससे जो ध्वनि निकलती है वो थोड़े समय तक उसकी गूंज रहती है, ठीक। तो वैसे ही इसका उच्चारण किया जाए अड़ा अढ़ा, इसके उच्चारण के कुछ समय तक भी इसका गूंज रहती है, इसीलिए इसको ताड़न जात व्यंजन बोलते हैं। हमारा अगला व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे? या, रा, ला और वा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा, जीभ, ओठ और तालु दंत के परस्पर सटाने से होता है, किंतु पूर्ण स्पर्श कहीं नहीं होता है। इन व्यंजनों के वर्णों या ध्वनि भी बोलते हैं कि उच्चारण में जीभ या जिह्वा, इसको जिह्वा ही बोलते हैं संस्कृत में या तत्सम में, जिह्वा, हमारी तालु, दंत या दंत व ओष्ठ, ओष्ठ बोलिए या ओष्ठ बोलिए, ओष्ठ होता है, ओष्ठ या ओंठ बोलो, ठीक। ओष्ठ या ओंठ के परस्पर सटाने से होता है, सटाने से होता है, किंतु पूर्ण स्पर्श, पूर्ण स्पर्श कहीं नहीं होता, पूर्ण स्पर्श नहीं होता, ठीक। ये हमारा क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन हुआ। और इनके उच्चारण और एक इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, के मध्य होता है। तीसरा पॉइंट हमारा होगा, ये स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के मध्य आते हैं, मध्य आते हैं, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतिम से पहले, जैसे जो आपका स्पर्श व्यंजन है, कितने हैं? 25, का से लेके आपका मां तक, का से लेके मां तक आपका स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद क्या आता है? या, रा, ला, वा। अंत में आता है आपका सा, शा, शा, हा। वो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के मध्य क्या आता है? या, रा, ला, वा। इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अगला व्यंजन हम लोग का है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक। कौन कौन से हैं? आपके सा है, और सा है, षटकोण वाला सा, सा और हा। ये चार वर्ण हैं जिन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। ऊष्म क्यों कहा जाता है? इसमें गर्भ, उसका मतलब होता है गर्भ। जिन इन वर्णों के उच्चारण में, चाहे जिन वर्णों के बोलिए चाहे इन वर्णों के बारे में बोलिए, जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण के बाद हवा गर्म, गर्म हवा मुख से बाहर निकले, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन बोलिए या इन बोलिए, इन या जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में घर्षण के बाद, घर्षण के बाद मुख से ऊष्म कहिए या गर्म कहिए, हवा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक। ये आपका हो गया ऊष्म व्यंजन। अगला हम लोग पढ़ते हैं, आपका हो जाएगा
संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक, कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना। अब संयुक्त व्यंजन क्या हुआ? दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं, संयोग से। ठीक है ना, संयोग की बात कर रहा है। अब ये तो हो गई परिभाषा वर्णों का। पूछा जाता है छात्र ज्ञास्रा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, ये आपको याद हो। जैसे उस व्यंजन कौन कौन से, सा सा हा याद हो आपको, ये आपका हो गया। लेकिन ये संयुक्त है तो परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है किन दो वर्णों के संयोग से बना है। जैसे आपका इसका क्षत्रिय करेंगे, क्षत्रिय वाला छा का, ये आपका का प्लस सा, ये आपका इसके संयोग से बना है। उसके बाद आइए त्रा, ये आपका बना है आधा ता प्लस रा। ठीक, उसके बाद आपका ज्ञा, ज्ञा बनेगा आपका जा प्लस इया। ठीक, और ये आपका बनेगा जो स्रा है, ये बनेगा आधा सा प्लस रा। ठीक, आपकी परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहता है। ये तो त्रा आपका दिख रहा है, त्रा तो आधा ता प्लस रा, स्रा दिख रहा है सा और रा, स्रा सा और रा का मेल हो जाता है। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कंफ्यूजन होती है किसमें, क्षत्रिय वाले छा में और ज्ञा में। इसमें का और प्लस सा होता है, आधा का प्लस चक्कर वाला सा होता है, और जो ज्ञा होता है इसमें आधा जा प्लस इया होता है। कंफ्यूजन इसी में होता है। ठीक है ना, इन्हीं दोनों में। ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन से, उस व्यंजन से, जितने भी व्यंजन हम लोगों ने अभी पढ़ा, इनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना। लेखपाल की परीक्षा भी होगी, उसमें पूछा जाता है। यूपी टेपलसी से आयोजित कोई भी परीक्षाएं उसमें भी पूछे जाएंगे। यूपी टेट हो, हिंदी की परीक्षा, व्याकरण, जिस जिस एग्जाम में पूछा जाता है सब में व्यंजन वर्ड से, वर्णमाला से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जिन लोगों ने हमारा वीडियो अंत तक देखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।